नमस्कार, मैं निर्मल पांडे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपनी भाषा को समृद्ध करने, उसे बढ़ावा देने और उसे मजबूती देने के लिए हिंदी के प्रति अपने दायित्व बोध को समझते हुए देश का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार दैनिक जागरण विगत कई वर्षों से हिंदी है हम नाम से एक उपक्रम चला रहा है। इस अभियान के तहत कई सारे प्रकल्प संचालित किए जाते हैं, जिसमें हिंदी में मौलिक शोध करने वालों के लिए दैनिक जागरण ज्ञान वृत्ति, नए लेखकों के लिए दैनिक जागरण सृजन, लेखकों के बीच सामूहिक संवाद का मासिक मंच दैनिक जागरण सानिध्य, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों के बीच संवाद की श्रृंखला दैनिक जागरण वार्तालाप, और इसी के साथ एकदम नई कोशिश थी हिंदी में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बेस्ट सेलर पुस्तकों की नियमित सूची दैनिक जागरण हिंदी बेस्ट सेलर का प्रकाशन। आज स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वावलंबन के भाव से सराबोर स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, दैनिक जागरण उसी हिंदी है हम अभियान के तहत सितंबर के इस पहले पखवाड़े में हिंदी दिवस को ध्यान में रखते हुए अपने विशेष कार्यक्रम हिंदी उत्सव को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। इस हिंदी उत्सव में हर दिन हिंदी के लिए, हिंदी में, हिंदी को लेकर शिक्षा, संस्कृति, भाषा, विज्ञान, तकनीक, सिनेमा, फिल्म और मनोरंजन जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बना चुके लोगों से बातचीत की जा रही है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे प्रोफेसर नंद किशोर पांडे से। दैनिक जागरण हिंदी है हम उपक्रम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पांडे। नमस्कार। नमस्कार निर्मल जी। प्रोफेसर पांडे, मतलब जैसे कि औपचारिकता होती है परिचय का, तो प्रोफेसर पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम कुछ बातें इनके बारे में बता देना चाहते हैं, जिससे दर्शकों को मतलब सुविधा होगा। प्रोफेसर पांडे अरुणाचल विश्वविद्यालय, जो अब राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, में हिंदी के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के तौर पे अपनी भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं और वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में कार्यरत हैं। 2015 से 20 के दौरान आप केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक रह चुके हैं और आप आदि कश्मीर और भक्तिकालीन साहित्य के ख्यातिलब्ध विद्वान हैं। आपने बहुतेरी पुस्तकों की रचना की है, जिसमें संत साहित्य पे प्रकाश डाला गया है। संत रज्जब, संत साहित्य की समझ और दादू पंत के शिखर संत के साथ आधुनिक भारतीय कविता कोश जैसी रचनाएं आपने हिंदी साहित्य को दी है। बतौर निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आपने बहुत सारी पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिनमें प्रमुख हैं गवेषणा, शैक्षिक उन्मेष, प्रवासी जगत, समन्वय पूर्वोत्तर, समन्वय पश्चिम, समन्वय दक्षिण, संवाद पथ और इलाहाबाद से छपने वाली हिंदी परिषद जैसी पत्रिकाएं। आपके संपादकत्व में 51 अध्येता कोश तैयार करने की हमें जानकारी मिली है। हम बातचीत में जानेंगे कि ये अध्येता कोश से कैसे अलग है। इसमें जैसे हिंदी निशी, हिंदी मिजो, हिंदी खासी, हिंदी गारो, हिंदी जयंतिया, हिंदी नेपाली, हिंदी ओडिया, हिंदी मणिपुरी जैसे लगभग अलग अलग भाषाओं के साथ हिंदी के जो अध्येता कोश हैं, इसमें बहुतेरे या तो प्रकाशित हो चुके हैं या प्रकाशनाधीन है। आपको अपने हिंदी क्षेत्र में काम करने के लिए कर्मयोगी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी भाषा साहित्य के ऐसे ही कर्मयोगी प्रोफेसर पांडे से आज के बातचीत का विषय है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का साहचर्य। यह वही विषय है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 351 में प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसकी संस्कृति, उसकी प्रकृति में बिना हस्तक्षेप किए हिंदुस्तानी में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए वह जहां आवश्यक और वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौरतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो इस बात को लेकर अक्सर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं कि इस अनुच्छेद की मूल भावना को ध्यान में रखकर गंभीरता से काम नहीं हुआ। संविधान को अपनाने के लिए के 7 दशकों बाद भी हिंदी को लेकर जो संविधान के निर्देश हैं वो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो पहला सवाल प्रोफेसर पांडे, राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को अपनाए जाने पर जब सहमति बनी तब के दौर से लेके और आज तक के समय पर अगर आप विहंगावलोकन करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि हिंदी कहाँ तक पहुंची है? और उससे पहले आप चाहें तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच का जो संबंध है उस पर प्रकाश डालते हुए अगर आप वर्तमान तक आएंगे तो विषय को समझने में हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को सुविधा होगा और वो जान पाएंगे कि अनुच्छेद 351 में वर्णित अन्य भाषाओं के साथ उसके जो साहचर्य को बढ़ावा देने के लिए जो संवैधानिक निर्देश तय हुए थे उसमें हम किस हद तक सफल हो पाए हैं। प्रोफेसर पांडे। बहुत अच्छा प्रश्न किया। दो प्रश्न हैं, दोनों की मैं चर्चा करूंगा। निर्मल जी, पहले तो मैं दैनिक जागरण को बधाई दूंगा कि हिंदी की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पत्रिका ने यह एक नूतन कार्यक्रम और महीने भर के लिए प्रारंभ किया है। वस्तुतः आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75वें वर्ष के अवसर पर चलाए जाने वाला दैनिक जागरण द्वारा ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान है। इसके लिए पूरे दैनिक जागरण समूह को, संपादक जी को और संपादन से जुड़े हुए सबको मैं अपना साधुवाद देता हूं कि हिंदी के अभियान को बढ़ाने में आज न कल इसका मूल्यांकन होगा कि इसकी कितनी बड़ी भूमिका है। अपने संविधान को उद्धृत करते हुए बात शुरू की। धारा 351 के साथ भारतीय भाषाएं जुड़ती हैं। अब भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी को जोड़ करके किस प्रकार से उपक्रम चलाए जाने चाहिए, इस पर काम तो हुए हैं, जो दूसरा प्रश्न था। लेकिन हम आश्वस्ति और संतोष व्यक्त नहीं कर सकते। स्वतंत्रता के पश्चात जितना काम होना चाहिए था और जिस तरह से होना चाहिए था वह नहीं हुआ। भारतीय भाषाओं का अधिकांश हिस्सा संस्कृत से जुड़ा हुआ है। भारत में भाषाओं के भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 6 परिवारों की चर्चा की जाती है। इन परिवारों में भारत यूरोपीय परिवार बहुत महत्वपूर्ण है और इसका संबंध संस्कृत के साथ जुड़ता है। पूरा का पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में तमिल के साथ जो भाषाएं जुड़ती हैं, उनके 2000 वर्ष पूर्व की बात न की जाए तो उसके पश्चात और खास करके शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य के साथ संस्कृत के प्रभाव के साथ जोड़कर दक्षिण भारत की भाषाएं पढ़ी जाती हैं। आप तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के कोश को उठाकर देखिए तो संस्कृत शब्दों की भरमार मिलेगी। लिपि अलग होगी, कोश का नाम अलग होगा, संस्कृत की शब्दावली होगी। हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्ध तत्सम, आगत और इसके साथ ही निर्मित शब्दों की पढ़ाई होती है और इसके माध्यम से हम हिंदी की शब्द संपदा को समझते हैं। ठीक इसी प्रकार की शब्द संपदा, समस्त कहना ठीक नहीं होगा, प्रतिशत में बात करें तो 90% से अधिक भाषाओं में दिखलाई पड़ती है। भारतीय भाषाओं की प्रवृत्ति तद्भवीकरण की है। तद्भव किसका? तो अधिकांशतः संस्कृत का। और हिंदी की प्रवृत्ति ही तद्भव की है। बाकी जो शब्दावली है वो तमाम भारतीय भाषाओं सहित विदेशी भाषाओं से है, अधिकांशतः अंग्रेजी से। उसको हिंदी ने अपनी बनावट और बुनावट में स्वीकार कर लिया है। जिसको इंग्लिश कहते हैं वो जबरदस्ती की विदेशी शब्दावली है। जिनको हिंदी ने स्वीकार नहीं किया है
बहुत से अखबार और पत्र पत्रिकाएं तो इसे जबरदस्ती स्वीकार करवाने की कोशिश करती हैं, जिनके लिए हिंदी में प्रचलित शब्द हैं। अखबारों को विश्वविद्यालय के लिए हिंदी अखबार में यूनिवर्सिटी लिखने की जरूरत नहीं। इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। सेक्रेटेरिएट के लिए सचिवालय है, तो सेक्रेटेरिएट की अब जरूरत नहीं है, सचिवालय हिंदी क्षेत्र के लोग समझते हैं। लेकिन भारतीय भाषाओं की जो शब्दावली है वह हिंदी में उस तरह से स्वीकृत नहीं। उसके कई कारण हैं। हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं के कोश जितनी मात्रा में बननी चाहिए और उन शब्दों को जो हिंदी में नहीं है, उसके लिए हमने आसानी और सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजी शब्दों को स्वीकार किया। मराठी, बंगला, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पूर्वोत्तर भारत की भाषाओं से शब्द लेकर के उन्हें हिंदी में डालना चाहिए था, कोष्ठक में लिखना चाहिए था कि इन भाषाओं से ये शब्द लिए गए हैं, ये भारतीय भाषा के शब्द हैं और ये प्रचलन में आना चाहिए। ऐसा न करने के कारण अन्य भाषाओं के लोगों को असुविधा हुई, हिंदी की स्वीकार्यता में असुविधा हुई, जबकि भारतीय संविधान मूलतः संस्कृत से, गौणतः भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की बात करता है। नहीं हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते, हुआ, कम हुआ, स्वीकार्यता भारतीय भाषाओं के साथ बढ़ी, लेकिन भारतीय भाषाओं ने ऐसा किया है। यदि हम पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं तो नागामी क्या है? नागा शब्दावली और असमिया की शब्दावली के साथ नागामी खड़ी होती है। केवल नागालैंड में लगभग 25 लाख की आबादी में 1 दर्जन भाषाएं हैं और उन 1 दर्जन भाषाओं में उससे नागामी चल सकती है ऐसा नहीं है। नागामी में संस्कृत के तद्भव और असमिया के शब्द हैं। उन शब्दों को ग्रहण करके नागालैंड की भाषाएं, चाहे वो सेमा हो, जेलियांग हो या लोथा हो, और जिनको संपूर्णता में नागामी कहते हैं, वह समृद्ध हुई और नागालैंड में स्वीकृत हुई। अरुणाचल की भाषाओं ने संस्कृत की शब्दावली से और असमिया की शब्दावली को स्वीकृत कर अपनी शब्दावली को समृद्ध किया है, हिंदी को समृद्ध किया है। और जो भाषाएं अपभ्रंशों से निसृत हुई है, जब हम मराठी की बात करते हैं तो मराठी अपभ्रंश से निकली है, गुजराती की बात करते हैं तो गुर्जर अपभ्रंश से निकली है, हिंदी की बात करते हैं जो हिंदी हम बोल रहे हैं तो वह सरसेनी अपभ्रंश से निकली है। असमिया, उड़िया और बंगला की बात करें तो मागधी अपभ्रंश से निकली है। भले ही मागधी आज बिहार के कुछ जिलों में बोली जाती है, लेकिन मागधी और अर्ध मागधी अपभ्रंश से निश्चित भाषाएं भारत के 3 बड़े प्रांतों की भाषाएं हैं, असमिया, उड़िया और बांग्ला। तो उसकी शब्दावली में वहां गई हुई। इसलिए भारतीय भाषाओं में तमिल और जनजातीय भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई अपरिचय की स्थिति नहीं है। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी हम पश्तों की बात करें, उर्दू की बात करें और ईरानी की बात करें, फारसी की बात करें, तो वहां भी संस्कृत की प्राचीन और पूर्व शब्दावली है। भारत के भीतर संस्कृत समृद्ध करती है, जनजातीय भाषाओं के शब्द हिंदी को समृद्ध करते हैं। तमिल की शब्दावली सहित दक्षिण भारत की तेलुगु, कन्नड़, मलयालम की शब्दावली हिंदी को समृद्ध करती है। इसलिए इन शब्दावली का ग्रहण हिंदी में होना चाहिए। इसके लिए अलग से कोश, व्याकरण और चर्चा की आवश्यकता है। प्रारंभ में ही आपने बहुत अच्छे प्रश्न से शुरुआत की और इसकी धारणा भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने दी है।
मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर इतना पर्याप्त होगा। जी जी। अभी जैसे हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं के साहचर्य के लिए जब अतीत में जो संबंध है उस पे आप बता रहे थे, तो जिसमें ये कि हिंदी ने संस्कृत से, पाली, प्राकृत, मागधी और अपभ्रंश से मतलब अपने शब्दकोश या अपनी जो रीढ़ है उसको तैयार की। तो उसको लेके अब मध्यकाल में आते हैं, चूंकि संत साहित्य पे आपका बड़ा काम है, तो उस उदाहरण से, मतलब संत साहित्य के उदाहरण से आप इस हिस्से पे कुछ प्रकाश डालेंगे कि मध्यकाल के दौर में भारतीय भाषाओं, विशेषकर बोलियों को संत साहित्य ने या संतों ने कैसे बचाया, संजोया और संवारा, जिस पे चढ़कर आज की हिंदी, आधुनिक हिंदी खड़ी हो सकी। आधुनिक हिंदी की बात करें या मध्यकाल की हिंदी की बात करें, इसमें सर हिंदी, संत साहित्य मत हूँ। जी, हिंदी संतों के बल से समृद्ध है। हिंदी को संत बल मिला, विशेषकर जब हम संत साहित्य की चर्चा करते हैं तो पूरे भारतीय संदर्भों में करते हैं। हिंदी की जब केवल बात करेंगे तो महाराष्ट्र तक जाना पड़ेगा। मराठी संतों में नामदेव बहुत ही प्राचीन, स्वीकृत और आदरणीय संत है। नामदेव की रचनाएं जब गुरु ग्रंथ साहब का संपादन हो रहा था तो गुरु अर्जुन देव जी ने नामदेव जी की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब में रखा। महाराष्ट्र में विट्ठल के मंदिर और बारी के साथ, यानी जो वारकरी संतों की परंपरा है, उसके साथ नामदेव जी का जुड़ाव होता है। जब हम दलित साहित्य की चर्चा करते हैं तब नामदेव जी की चर्चा होती है। संत साहित्य की चर्चा करते हैं तो नामदेव जी की चर्चा होती है। पंजाबी साहित्य की बात करते हैं तो नामदेव जी की चर्चा होती है। मराठी की चर्चा करते समय नामदेव जी की चर्चा होती है। हिंदी साहित्य की चर्चा करते समय नामदेव की चर्चा होती है। नामदेव जी ने मराठी में लिखा, पंजाबी में लिखा और हिंदी में लिखा। भारत में जात, भाषा और प्रांत की दीवारें बहुत गहरी हैं और चौड़ी हैं। इन गहरी और चौड़ी दीवारों को हिंदी के संतों ने पाटा। इसलिए हिंदी संत परंपरा की चर्चा करने के पहले मैंने नामदेव जी की चर्चा की कि भारत को समझना है तो संत नामदेव और शंकर देव जैसे संतों को समझना होगा जो पूर्वोत्तर से आते हैं, और इनकी स्वीकार्यता पूरे भारतवर्ष में हुई। शंकर देव ब्रजबुली में लिख रहे थे, नामदेव जी मराठी, पंजाबी और हिंदी में लिख रहे थे। तो हिंदी का साहित्य आज समृद्ध है तो मराठी के नामदेव जैसे संतों के कारण समृद्ध है। स्वीकार्यता कितनी हिंदी क्षेत्र में, कबीर, दादू दयाल, संत रज्जब जैसे संत नामदेव की गति प्राप्त करना चाहते हैं। वो अपने आराध्य और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो नामदेव को गति मिली वह गति मुझे दे। वह गति लौकिक हो सकती है, पारलौकिक भी हो सकती है। यानी पारलौकिक गति नामदेव को अच्छी मिली, यह हिंदी के संतों का विश्वास है। लोक में संत नामदेव की स्वीकार्यता थी, यह हिंदी संतों का विश्वास है। भारत में मैंने चर्चा की भाषा और प्रांत की लड़ाई। शंकर देव भारतवर्ष की चर्चा करते हैं। शंकर देव ने अपने जीवन में 2 बार ब्रज की यात्रा की। जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाते हैं और उन्होंने राम सेतु का भी दर्शन किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत बनाया। कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि हम भारत बना रहे हैं। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, इस धारणा पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। शंकर देव अपने जीवन में किस भारत का दर्शन कर रहे थे? वे किस राम सेतु का दर्शन करने के लिए जा रहे थे? वह राम सेतु मनुष्य निर्मित है
या भगवान राम निर्मित है या प्राकृतिक है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन शंकर देव जी राम सेतु का दर्शन करने गए, ब्रजधाम आ रहे हैं, और जगन्नाथपुरी का जो भात है जिसमें जात पाति का बंधन नहीं है, उस जगन्नाथपुरी का प्रसाद लेने के लिए शंकर देव यात्रा कर रहे हैं और भारत भूमि के साथ गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। तुलसीदास अपने मन को संतोष देने के लिए कहते हैं कि तुम क्यों विचलित हो रहे हो, तुम में आर्य भूमि भारत भूमि में पैदा हुए। संतों ने भारत को एक रखने की एक धारणा दी। मध्य भारत में तुलसीदास जी, पूर्वोत्तर में शंकर देव जी, महाराष्ट्र में नामदेव जी, और दक्षिण के आलवार और नायनमार संतों ने, आलवार और नयनार संत, एक शिव भक्त हैं, दूसरे वैष्णव। उसमें केरल से कुलशेखर भी आते हैं जो परम राम भक्त हैं। यानी वैष्णवता विष्णु के साथ, राम के साथ, कृष्ण के साथ जागृत होती है, भगवान बुद्ध के साथ जागृत होती है। इस परम वैष्णवता के साथ पूरा का पूरा भारतीय साहित्य खड़ा होता है, इसलिए उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। भारत में भारतीय भाषाओं के धरातल और स्पृश्यता यानी छुआछूत विरोध के धरातल पर, भारत की एकता के धरातल पर, श्रमजीवी साधुता के धरातल पर, प्राकृतिक के वातावरण और उसके संरक्षण के धरातल पर, भारतीय जीवन मूल्यों के धरातल पर, धर्म के साथ त्याग और तितिक्षा के धरातल पर पूरा का पूरा संत साहित्य भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए खड़ा होता है। और उसके साथ संस्कृत के अतिरिक्त, उसकी मैंने चर्चा कर दी, संस्कृत के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं की समृद्धि के धरातल पर एक संत ब्रजभाषा में लिख रहा है, कोई अवधी में लिख रहा है, भोजपुरी में लिख रहा है, राजस्थान की 50 भाषाओं में लिख रहा है, कोई हाड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, इन भाषाओं के माध्यम से अपने साहित्य को समृद्ध कर रहा है। कहीं बुंदेली के माध्यम से हिंदी समृद्ध हो रही है, कहीं अवधी में तुलसीदास लिख रहे हैं, तो सूफी संत लिख रहे हैं, जायसी जैसे कवि लिख रहे हैं। कहीं बृहत्तर राजधानी की बात करें तो मीराबाई खड़ी होती है, सहजोबाई आती है, दयाबाई आती है। यानी संत साहित्य ने महिलाओं को आगे किया। आज संत साहित्य में रैदास जी की जो स्वीकार्यता है वो स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। पहली बार राम राम कहने वाले वैष्णव संतों में मुस्लिम संत खड़े होते हैं। रज्जब, बखना, बाजिन और कृष्ण की उपासना के साथ रसखान खड़े होते हैं। रहीम सेनापति की भूमिका में है, लेकिन गंगा के लिए पद वहां पर आते हैं और बहुत बाद में आएंगे। तो नजीर अकबराबादी जैसे कवि जिनको उर्दू में कम मान्यता मिली, हिंदी में अधिक मान्यता मिली, तमाम देवी देवताओं की उपासना के पद लिखते हैं। इसलिए संतों का साहित्य आज भी भारत में, भक्तों का साहित्य यानी पूरा का पूरा भक्तिकाल प्रासंगिक बनकर खड़ा है। और जहां भी केवल भारतीय साहित्य में हिंदी साहित्य नहीं, संपूर्ण भारतीय साहित्य की पहचान इन संतों और भक्तों के साहित्य के साथ होती है। इसको निकाल देने के साथ भारतीय साहित्य की पहचान नहीं। भारतीय साहित्य की पहचान बनती है चारणों के साहित्य। राजस्थान में चारण कहते हैं, अन्य प्रांतों में उनके अलग अलग नाम दिए गए, जो अपने राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा में लिखते थे, साथ ही जनता के दुख दर्द को भी लिखते थे। उसी तरह गोरखपंथी साहित्य केरल से प्रारंभ करिए और तिब्बत तक जाइए, जो आज चीन के अधीन है, पूरे पूर्वोत्तर में जाइए, नाथ उपाधि वाले लोग मिलते हैं। अफगानिस्तान और ईरान की तलहटी में जाइए, नाथ पंथ के लोग मिलेंगे।
भारत में पूरा पंजाब जालंधर नाम ही जालंधर नाथ जी के साथ है। पूरी नेपाल की तरह ही गोरखपुर से प्रारंभ करके राजस्थान पूरा का पूरा, राजस्थान के सभी क्षेत्र, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढार, हाड़ौती, ये सब के सब मेवात नाथपंथ से युक्त है। तो नाथपंथ, चारणी साहित्य, संत साहित्य, ये भारतीय साहित्य की पहचान है और इसके साथ भारतीय साहित्य की अस्मिता खड़ी होती है। और इसके मूल में अपभ्रंश साहित्य है। हम जब प्राचीन भाषाओं की चर्चा करते हैं तो संस्कृत, पाली, प्राकृत की चर्चा करते हैं, अपभ्रंश को भूल जाते हैं। जिन अपभ्रंशों से समस्त उत्तर भारत की भाषाएं विकसित हुई हैं, मराठी और गुजराती सहित, और जिन भाषाओं के बड़े कवि और विद्वान हैं, वो अपभ्रंश से व्याकरण के धरातल पर और कविता के धरातल पर प्रभावित होते हैं। और यह प्रभाव नालंदा से शुरू होता है। हिंदी के पहले कवि के रूप में हम सरहप्पा को स्थापित करते हैं। सरहपाद बोलियों की चर्चा करें तो वो मागधी के कवि हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य, हिंदी के आदि कवि हैं और मूलतः वेद के आचार्य हैं। तो संस्कृत की परंपरा को पीछे जाकर के विद्यापति और सरहपाद संस्कृत से जोड़ते हैं, आगे बढ़कर के अपभ्रंश की परंपरा में खड़े होते हैं और भविष्य के कवियों के लिए दिशा निर्देश करते हैं, जिसके आलोक में पूरा का पूरा संत साहित्य उत्तर भारत में लिखा जाता है। इसलिए संत साहित्य का पठन पाठन न केवल हिंदी को समझने के लिए अपितु संपूर्ण भारत को समझने के लिए, भारतीय साहित्य की परंपरा को समझने के लिए, उसकी तेजस्विता को समझने के लिए, उसके तेवर को समझने के लिए, उसके धार को समझने के लिए और अविरल प्रवाह को समझने के लिए आवश्यक है। संत साहित्य का संबंध भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को पुष्ट करता है, समृद्ध करता है, और समृद्ध करके वो स्थिर नहीं होता है, उसको प्रवाहमान बनाता है। इसलिए भारतीय भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, पक्ष विपक्ष और उसके प्रतिकार, प्रतिहार, विजय, पराजय, सब कुछ को समझने के लिए संपूर्णता में 400 वर्षों का जो हिंदी साहित्य का भक्तिकाल है और इसके साथ ही तमाम भारतीय भाषाओं में 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, कहीं कहीं 600 वर्षों का जो साहित्य है, उसकी समझ को विकसित करने की जरूरत है। उस समझ के विकसित होने के साथ वस्तुतः हिंदी की समझ विकसित होगी, भारतीय भाषाओं की समझ विकसित होगी, संपूर्णता में भारत की समझ विकसित होगी। तब मुझे लगेगा कि भारतीय भाषा और साहित्य का गौरव क्या है, जिसे बार बार समझने और पढ़ने की जरूरत है। ठीक बात। तो अब हम साहित्य से आपको उस संस्थान में ले चलते हैं जहां संविधान में जो अनुच्छेद 351 में जिस तरह के निर्देश दिए गए, जिसमें कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार किए जाएं और जैसे कि उस मतलब ऐसे प्रचार प्रसार की जिससे वो भारत की सामाजिक संस्कृति की सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो बतौर निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में जब आप उस भूमिका में थे, तो उस दौरान जो केंद्रीय हिंदी संस्थान मतलब इसके उद्देश्य, उसकी कार्य प्रणाली और अपने द्वारा जो निष्पादित कुछ उपलब्धियां, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत होगा, लेकिन जो भी लगे आपको कि वो बात मतलब यहाँ बताई जानी जरूरी है, जिसे उपलब्धियों की संज्ञा दी जा सके, तो आप उस पर प्रकाश डालें। मतलब चूंकि आपको अपने ही चर्चा में काम पे हिंदी और संस्थान की और कुछ उपलब्धियों की करूंगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में कितना सुखद संयोग है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना एक तेलुगु व्यक्ति ने की, मोटूरी सत्यनारायण। हिंदी भाषी क्षेत्र में जो संस्थान से जुड़े हुए हैं और जिनकी भारतीय भाषाओं में दिलचस्पी है, ऐसे लोग तो सत्यनारायण जी को जानते हैं। आम विद्यार्थी या पाठक
मोटूरी सत्यनारायण को नहीं जानता। सत्यनारायण जी गांधी जी के प्रभाव में आए। उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी नहीं की। गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के साथ जोड़ा। सत्यनारायण जी 20 वर्षों तक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के सचिव थे। गांधी जी वर्ष में या दीक्षांत समारोह वगैरह के अवसर पर चेन्नई जाते थे, तब के मद्रास। बाद में गांधी जी ने वर्धा में हिंदी प्रचार के लिए सत्यनारायण जी को भेजा। सत्यनारायण जी तेलुगु भाषी थे, तेलुगु माध्यम से पढ़ाई किए थे। चेन्नई आकर उन्होंने तमिल सीखी। फिर गांधी जी को बताया कि यहाँ तो पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी सीख लो। सत्यनारायण जी ने अंग्रेजी सीखी। जब वर्धा भेजा गया तो सत्यनारायण जी ने मराठी सीखी। उन्होंने बंगला और मलयालम भी सीखा। एक तेलुगु भाषी व्यक्ति हिंदी के प्रचार को ध्यान में रखते हुए हिंदी का प्रचार सुविधाजनक स्थिति से हो जाए और इसकी स्वीकार्यता बढ़े, उसके लिए इस प्रकार का काम किसी हिंदी भाषी व्यक्ति ने किया हो, मुझे नहीं लगता। टंडन जी ने बड़ा संघर्ष किया और साहित्य सम्मेलन को हम टंडन जी के साथ जोड़कर देखते हैं। पहली बार एक तेलुगु व्यक्ति के ध्यान में आया कि दक्षिण भारत के शिक्षकों को अनवरत प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र चाहिए। एक हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में संस्थान की शुरुआत होती है, जहां दक्षिण भारत के लोग हिंदी प्रशिक्षण के लिए आते हैं। बाद में 1962 में केंद्रीय हिंदी संस्थान बनता है। सत्यनारायण जी उसके अध्यक्ष थे। सत्यनारायण जी राज्यसभा के सदस्य थे। सत्यनारायण जी संविधान सभा के सदस्य थे। आज हिंदी राजभाषा है तो उसमें सत्यनारायण जी की बड़ी भूमिका है। उसके पश्चात भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद हुआ तो उसमें भी सत्यनारायण जी थे। 1995 तक जीवित थे, लंबी उम्र मिली थी, स्वस्थ थे, संस्थान प्राय आते थे। फिर पूर्वोत्तर के लोगों को हिंदी सिखाने के लिए पूर्वोत्तर में 3 केंद्र खोले गए। 2 केंद्र दक्षिण भारत में है। आज बैंकों में जो हिंदी है उसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान की भूमिका है। दक्षिण भारत में रेलवे में हिंदी में जो उद्घोषणा होती है, इसका प्रशिक्षण केंद्रीय हिंदी संस्थान ने दिया था। लीला पाठ्यक्रम, जिसके माध्यम से राजभाषा से जुड़े हुए लोगों का गृह मंत्रालय में अब भारत भर में जिनकी प्रोन्नति होती है, यह पाठ्यक्रम केंद्रीय हिंदी संस्थान का बनाया हुआ है। 1963 में भाषा केंद्रित पत्रिका गवेषणा प्रारंभ हुई, जिसमें अब साहित्य भी छपता है। एक बड़ी यशस्वी पत्रिका 1963 से लगातार केंद्रीय हिंदी संस्थान प्रकाशित कर रहा है, जिसमें भारत के अनेक बड़े विद्वानों ने लिखा। दक्षिण में जब हिंदी का विरोध हुआ तो सत्यनारायण जी को यह सूझा कि हिंदी के विरोध का कारण केवल हिंदी नहीं, दक्षिण भारत को हिंदी भाषा की दृष्टि से स्वतंत्रता के बाद हमने या सरकार ने प्रशिक्षित नहीं किया। दक्षिण भारत में भी उत्तर भारत की तरफ साहित्य पढ़ाया जा रहा था। तुलसी, सूर, कबीर, मीरा से लेकर भारतेंदु तक पढ़ाए जा रहे थे। सत्यनारायण जी ने अनुभव किया कि उन्हें भाषा और व्यवहारिक हिंदी के शिक्षण की जरूरत है। व्यवहारिक हिंदी, अप्लाइड हिंदी, जिसे आज हम कहीं व्यवहारिक हिंदी कहते हैं, कहीं राजकाज की हिंदी कहते हैं। सत्यनारायण जी ने इसकी पहल की। एक भी हिंदी भाषी ऐसा नहीं है जिसको 1962 में ये बात सूझी हो।
कि व्यवहारिक हिंदी की पढ़ाई भारतीय विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए। ये व्यवहारिक हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान और मोटूरी सत्यनारायण जी की देन है। 1972 में 3 सप्ताह की या 4 सप्ताह की कार्यशाला आगरा में हुई, जिसमें 21 विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक आए थे। उस पर एक अलग से विशेषांक प्रकाशित है। बाद में मैंने गवेषणा का एक पूरा 8-10 पेज का संपादकीय मोटूरी सत्यनारायण और हिंदी करके लिखा। सत्यनारायण जी ने व्यवहारिक हिंदी के पाठ्यक्रम 1 महीने की कार्यशाला में 21 विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को इकट्ठा करके बनवाया। उसमें गृह राज्य मंत्री जी आए थे। फिर एक कार्यशाला की, उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन स्वयं उद्घाटन में आए थे और कई पाठ्यक्रम तैयार किए। कई पुस्तकें संस्थान ने लगभग 12 पुस्तकें अलग अलग विद्वानों से लिखवा करके प्रकाशित की। मैं 15 के अगस्त में राजस्थान विश्वविद्यालय से केंद्रीय हिंदी संस्थान में निदेशक होकर गया। अगस्त 2020 5 वर्षों तक रहा। संस्थान के कार्यों को गहराई से समझा तो मुझे लगा कि कुछ भौतिक धरातल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, विकसित करने की, और कुछ अकादमिक स्तर पर संस्थान की जो मूल भावना है, मूलतः संस्कृत और भारतीय भाषाओं से इस तरह की कोश की जरूरत है जिन्हें हम हिंदी की बोलियां कहते हैं। उसमें 21-22 को प्रमुखता से जोड़ते हैं और ऐसे तो 100 से अधिक होंगी। केवल राजस्थान में 72 बोलियां हैं। 22 हम प्रमुख रूप से MA की कक्षाओं में पढ़ाते हैं। मेरे जाने के पहले संस्थान ने एक प्रयोग किया था कि त्रैभाषिक कोश हिंदी, भोजपुरी और अंग्रेजी प्रकाशित किया था। मुझे यह योजना अच्छी लगी तो मैंने 22 भाषाओं की योजना पर काम करना शुरू किया। प्रमुख रूप से शुरू में 4, हिंदी, मारवाड़ी अंग्रेजी, हिंदी ब्रजभाषा अंग्रेजी, हिंदी अवधी अंग्रेजी, हिंदी बुंदेली अंग्रेजी। ये कोर्स मेरे कार्यकाल में तैयार हो गए थे, प्रकाशित होकर नहीं आए थे। आज भी मैंने तत्कालीन निदेशक से बात किया तो उन्होंने कहा कि सर सितंबर अंत्य अक्टूबर में आ जाएगा। हिंदी ब्रजभाषा अंग्रेजी, हिंदी मारवाड़ी अंग्रेजी, बाद में हिंदी बुंदेली अंग्रेजी और हिंदी अवधी अंग्रेजी आ जाएंगे। शेष भाषाओं पर काम होना बाकी है। फिर मैं एक लंबे समय तक, कोई 9 वर्षों तक मैं अरुणाचल प्रदेश में था। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो असम से बड़ा है। आबादी 15 लाख की है, लेकिन यह 15 लाख आबादी 25 बड़ी जनजातियों और 126 छोटी जनजाति यानी जनसंख्या की दृष्टि से में विभाजित है। और ये 126 जनजातियां लगभग 56 से 60 भाषाएं बोलती हैं, जिन्हें हम बोलियां कहते हैं। 56 बोलियां, 15 लाख आबादी, 56 तो अरुणाचली। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली, असमिया और यत्किंचित बंगला भी है। यानी 60 से अधिक भाषाएं 15 लाख आबादी बोलती है। हिंदी सर्वस्वीकृत है। असमिया भी अधिकांश लोग जानते हैं। शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है, लेकिन राजकाज की भाषा स्वीकृत अंग्रेजी नहीं है। कई बार हम भ्रमवश कहते हैं कि अरुणाचल की अंग्रेजी है। अरुणाचल की विधानसभा ने अंग्रेजी को मान्यता नहीं दी है। काम अंग्रेजी में होते हैं, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में होते हैं। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, लखनऊ, आगरा विश्वविद्यालय के पत्र भी अंग्रेजी में जाते हैं। पता नहीं किसके लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं। लखनऊ से जयपुर, जयपुर से लखनऊ पत्र अंग्रेजी में जाता है। खैर, तो वैसे ही अंग्रेजी में लिखने का काम होता है। विधानसभा हिंदी में चलती है अरुणाचल की। माननीय राज्यपाल महोदय अंग्रेजी में विभिन्न अवसरों पर और हिंदी में भी व्याख्यान देते हैं। मुख्यमंत्री जी भी हिंदी बोलते हैं। पूरे प्रदेश में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो मुझे ध्यान में आया कि अरुणाचल हिंदी पढ़ता है
तो हिंदी वालों का यह कर्तव्य होता है कि उनकी बोलियों को भी समृद्ध करें। तो एक प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में शोध कराना, एमफिल पीएचडी का डिसर्टेशन लिखवाना, इतना हो सकता था। मैं निदेशक हुआ तो मैंने तय किया कि अरुणाचल की बोलियों का कोष बनेगा। तो अरुणाचल की 56 में से 8 बोलियों का कोष, हिंदी अंग्रेजी अध्येता कोष नहीं, हिंदी और उन बोलियों के साथ का अध्येता कोष प्रकाशित है। कोष यानी हम हिंदी अंग्रेजी पर ध्यान जाते हैं, यानी हिंदी निशी, हिंदी आदि, हिंदी तागिन, हिंदी मोम्पा, हिंदी सिंफो, हिंदी नोक्टे, ये कोष प्रकाशित होकर के हिंदी इदु मिशु बाजार में हैं, कम मूल्य पर हैं। 600 रुपये कीमत है, 50% छूट के साथ मिलता है। इसके अलावा मेघालय में 3 भाषाएं हैं, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया का कोष बना। अध्येता कोष में कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि चुने हुए 4000 शब्दों को लिया गया। कई जनजातीय भाषाओं में 4000 शब्द भी नहीं, 2000-1500 से काम चलता है। तो 4000 शब्दों को लेकर एक एक शब्द के 5 से 10 वाक्य बनाए गए। तो बाद में वहां की सरकार के मांग पर एक पॉकेट डिक्शनरी हिंदी अंग्रेजी गारो खासी जयंतिया बनी। मणिपुरी, मिजो, सिक्किम में 1 दर्जन भाषाएं। सिक्किम की आबादी 6 लाख है, बंगला भी बोली जाती है, हिंदी है, अंग्रेजी है। इसके अलावा लेप्चा, भूटिया, राई, लिम्बू, ये भाषाएं भी सिक्किम में है। नागालैंड में 1 दर्जन भाषाएं हैं, तो वहां के 3 कोष बने। मिजोरम में मिजो स्वीकृत भाषा है, मणिपुरी एक स्वीकृत भाषा है। त्रिपुरा में लगभग 1 दर्जन बोलियां हैं। तो त्रिपुरा से जमातिया आदि भाषाओं को लेकर, ट्राइबल लैंग्वेजेस को लेकर के जनजातीय भाषाओं को कोष बनाया। कुल मिलाकर के केवल मेरे 5 वर्षों के कार्यकाल में 28 कोष, अध्येता कोष पूर्वोत्तर भारत को बना करके केंद्रीय हिंदी संस्थान ने दिया है। पूरे भारतवर्ष के स्तर पर 51 कोष बने। भूटिया नेपाल में भी बोली जाती है, सिक्किम में भी है, लद्दाख में भी है। इसके अलावा लद्दाख में, कारगिल क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में शिना और बल्टी है। एक भी शिना के लोग हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन शिना की कोई भी पुस्तक आपने हिंदी में नहीं देखी होगी, कोई चर्चा भी नहीं कर सकता। उसमें शिना भाषा के लोग आते थे, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी आते थे बनाने के लिए। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जीवन में बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि शिना जैसी भाषा जिसको बोलने वाले 15,000 लोग हैं, गुलाम कश्मीर में कुछ लोग होंगे, उसका हम कोष बना रहे हैं। और ये हिंदी की पहली किताब होगी, और पहली किताब कोष के रूप में बनी। बल्ती बोलने वाले भी बड़ी संख्या में गुलाम कश्मीर में हैं, लेकिन बल्ती का कोई कोष नहीं था। ये बॉर्डर की भाषाएं हैं, सीमा की भाषाएं हैं। फिर मेरे ध्यान में आया कि उन भाषाओं का भी कोष बनाओ जो 2 देशों में बोली जाती है। मुझे लगता है, मुझे ही नहीं लगता है, तमाम भारतीयों को लगता है कि जैसे बर्मा में कोई बर्मीज है, लेकिन बर्मा और भारत की सीमा पर शिंगफो भाषा बोली जाती है, जिसको बोलने वाले भारत में 35,000 लोग हैं, बर्मा में भी 35,000 म्यांमार में लोग होंगे। वे 35,000 हिंदी पढ़ते हैं। शिंगफो भाषा से हिंदी की व्याख्याता भी है, उसने मेरे अधीन पीएचडी किया, तो मुझे बोध हुआ कि शिंगफो थेरावादी बौद्ध हैं और इनके लिए कोई कोष नहीं है हिंदी में, और म्यांमार के साथ शादी ब्याह के संबंध भी है, तो उनको बनाओ। उस तरह से तिब्बत और भारत की सीमा पर तवांग है। तवांग अरुणाचल के अंतर्गत है, और तवांग में मोम्पा भाषा बोली जाती है। बोमडिला में मोम्पा भाषा बोली जाती है। माननीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी बौद्ध हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो उनकी भी तो कोई भाषा है, उसका भी तो हिंदी में कोश होना चाहिए।
मोंपा भाषा का कोश बना और मोंपा बोलने वाले तिब्बत के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में हैं। जैसे मैंने शीना और बल्टी की चर्चा की, उसी तरह से डोगरी का कोश था, लेकिन डोगरी का अध्येता कोश नहीं है। तो आज लद्दाख और पूरा का पूरा जम्मू क्षेत्र, इसके अतिरिक्त कुमाऊनी और गढ़वाली हिंदी की बोलियों के अंतर्गत हम गिनते हैं, इनके कोश बनने चाहिए। फिर मांग आई कि जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम का कोश होना चाहिए। निकोबारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कवर का क्षेत्र है, यानी संवैधानिक दृष्टि से, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की दृष्टि से वह हिंदी भाषी प्रदेश है, लेकिन निकोबार की जनता हिंदी पढ़ेगी। वहां के दोनों महाविद्यालयों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक हिंदी का कोश नहीं है। तो निकोबारी का कोश बनाया गया, हिंदी संथाली का कोश, हिंदी बांग्ला का कोश। उसी के तरह हम गुजराती कहते हैं, केवल गुजराती भाषा समझते हैं। गुजरात में प्रमुख रूप से 4 बोलियां हैं, सौराष्ट्री है, चरोतरी है, पट्टनी। इन बोलियों के लोग हिंदी पढ़ते हैं। गुजराती बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। महात्मा गांधी जी के कारण हिंदी है, जीवन भर हिंदी के लिए संघर्षरत रहे। एक बार तो एक पत्रकार ने कहा, आप गुजराती भाषी होकर हिंदी की बात करते हैं। तो बापू ने उत्तर दिया कि भारत की 5% आबादी गुजराती बोलती है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हिंदी जिस तरह से स्थापित, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोले थे। अब कितनी बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोली गई वो गिनती हम लोग भूल गए। वर्तमान प्रधानमंत्री जी कई बार बोले, माननीय सुषमा स्वराज जी कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोली। तो हिंदी भाषियों की भूमिका को रेखांकित किया जाए, इसके लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी और वह पत्रिका लगभग बंद थी, समन्वय पूर्वोत्तर, धूमधाम से निकली थी, बंद हो गई थी। क्योंकि उस पत्रिका में मैं लगातार लिखता था अरुणाचल में रहते हुए, उस पत्रिका को फिर से प्रारंभ किया। जैसे हुए पत्रिका पुनः प्रारंभ हुई, दक्षिण भारत के लोगों ने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग और पत्रिकाएं हमारे लेख वगैरह कम छापते हैं, कम छपती हैं। इस दृष्टि से समन्वय पूर्वोत्तर की तरह समन्वय दक्षिण होना चाहिए। आज हैदराबाद, मैसूर केंद्र से समन्वय दक्षिण प्रकाशित होती है, नियमित प्रकाशित हो रही है, त्रैमासिक पत्रिका है। लेखक कोई भी हो सकता है, लेकिन विषय वस्तु केवल और केवल दक्षिण भारत होगा। दक्षिण भारत के 5 राज्य होंगे, और केवल साहित्य नहीं, भाषा और संस्कृति भी। उसी तरह समन्वय पश्चिम प्रकाशित हुई, जिसमें पश्चिम भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और लगे हुए छोटे छोटे द्वीप समूह, उनके लिए अलग से पत्रिका। फिर हमको ध्यान आ रहा है कि माननीय सुषमा स्वराज जी ने चर्चा की कि प्रवासियों के लिए भी एक पावर पत्रिका होनी चाहिए। एक पत्रिका निकलती है गगनांचल, लेकिन उससे काम नहीं चलता। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने ये नाम भी एक तरह से माननीय सुषमा स्वराज जी ने सुझाया था, प्रवासियों के लिए कोई प्रवासी जगत जैसी पत्रिका हो। तो प्रवासी जगत पत्रिका केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित होती है, यूजीसी की केयर सूची में भी है। तो वैसा पहले से प्रकाशित होती थी। आपने गिनती सारी गिना दी है। शैक्षिक उन्मेष, भारतीय शिक्षा शास्त्रियों पर अनवरत लिखा जाए, भारतीय शिक्षा प्रकाश में आवे, इसके लिए शैक्षिक उन्मेष, साहित्यकारों के लिए भावक, भावक का अर्थ सहृदय है, एक भावक पत्रिका प्रकाशित होती है। दिल्ली से, दिल्ली केंद्र से संवाद पत्र, केवल और केवल पत्रकारिता के लिए एक पत्रिका संवाद पत्र दिल्ली से प्रकाशित होती है। यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान से केवल गवेषणा छप रही थी,
मैं संस्थान से 2020 में अगस्त में वापस आया हूं, तो 8 पत्रिकाएं थी, आज भी प्रकाशित हो रही हैं। 8 में से 4 यूजीसी केयर में है। त्रैभाषिक कोष, इसके अलावा हिंदी स्वरत्न योजना, हिंदी के चुने हुए साहित्यकारों पर 100 पुस्तकें छापी जाएं, उसमें से 2 प्रकाशित हो गई हैं। पहला गोरखनाथ और दूसरी पुस्तक विद्यानिवास मिश्र। और इन 100 कौन से लेखकों पर होगी, इसको चयनित करने के लिए हमने 20 विश्वविद्यालयों से प्राध्यापकों को आमंत्रित किया कि लोकतांत्रिक ढंग से चयन हो जाए कि ये 100 वे होंगे जिनके ऊपर संस्थान अलग अलग पुस्तकें प्रकाशित करेगा। एक बड़े वैयाकरण ने काशी में मुझे बताया था कि किसी भी भाषा को संरक्षित करने के लिए उसका एक कोश होना चाहिए, एक व्याकरण की पुस्तक होनी चाहिए और उसके लोक साहित्य का संरक्षण होना चाहिए। तो जिन भाषाओं के कोश हमने 51 भाषाओं के जो प्रकाशित किए हैं, यानी मेरे कार्यकाल में जो प्रकाशित हुए, मैंने ये भी प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव पारित हो गया है। उसके लिए धन की भी व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय ने कर दी है। उन भाषाओं के लोक साहित्य भी छपने चाहिए। 7-8 भाषाओं के लोक साहित्य प्रकाशित हो गए हैं। 100 भाषाओं के संरक्षण की योजना है। इसके अतिरिक्त विदेशों में जो हिंदी पढ़ाई जाती है, पहली बार भारत में योजना पूर्वक विदेशियों को हिंदी पढ़ाने का काम शुरू हुआ। पिछले वर्ष यानी कोरोना के पहले 42 देशों के विद्यार्थी हिंदी पढ़ने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान में आए थे, जिसमें 26 देश आगरा केंद्र पर, शेष दिल्ली केंद्र पर। तो उन 42 देशों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। कई देशों के 40-45, जैसे रूस है, अमेरिका है, 40-45 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है। श्रीलंका के 5 विश्वविद्यालय हैं, उसमें से 4 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है। और उन चारों विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग में श्रीलंका की यात्रा के समय मैं गया हूं। चारों विश्वविद्यालयों में व्याख्यान हुआ। केलेनिया विश्वविद्यालय, जहां कवि राहुल शंकरत्यायन जी थे, उस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आज से 4 साल पहले 9 अध्यापक थे। भारत के बहुत से हिंदी विभाग हैं जहां पर 9 अध्यापक नहीं है, लेकिन केलेनिया विश्वविद्यालय में आज से 4 साल पहले 9 प्राध्यापक थे। अब मुझे ये गर्व की अनुभूति हुई, उन 9 में से 6 केंद्रीय हिंदी संस्थान के विद्यार्थी थे। तो श्रीलंका में, अन्य मैंने पड़ोसी देशों में, मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान, इन देशों में हिंदी की बहुलता से प्रचार प्रसार हुआ है। इनके लिए हिंदी की पुस्तकें चाहिए। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक के रूप में मैंने दुनिया में जो खास करके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा स्तर पर हिंदी की पढ़ाई होती है, उसके लिए 20 पुस्तकें तैयार करवाई। उनके लिए एक मानक पाठ्यक्रम तैयार हुआ, जिसे विदेश मंत्रालय ने मान्यता दी। उन पाठ्यक्रमों के आधार पर जो पुस्तकें तैयार हुई हैं, वे सारी दुनिया में पढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा भौतिक विकास के लिए बड़ा ऑडिटोरियम, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आगरा के थे, आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी, तो उनके नाम पर एक बड़ा ऑडिटोरियम संस्थान के संस्थापक के नाम पर मोटरी सत्यनारायण द्वार करके एक भव्य प्रवेश द्वार बनवाया। उसी तरह से विदेशी विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनके लिए उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल एक भोजनालय होना चाहिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान के 3 केंद्र पूर्वोत्तर में हैं, सब किराए में चलते हैं। तो एक बड़ा भवन, बड़ा यानी 3 मंजिला भवन, बड़ी राशि का शिलोंग में खड़ा हुआ। नागालैंड की सरकार ने केंद्रीय हिंदी संस्थान को निःशुल्क 99 वर्ष की लीज पर 3 एकड़ भूमि संस्थान को दी है। वहां भवन प्रस्तावित और नक्शा पास करवा करके मैं आया हूं। उसी तरह से हैदराबाद में बहुत पहले, यानी आज से 10 वर्ष पहले, तब की सरकार ने संस्थान को जमीन दिया था, भवन नहीं था। हैदराबाद केंद्र के भवन का निर्माण करके मैं 2020 में आया हूं। कई भवन प्रस्तावित हैं। तो इस रूप में संस्थान के निदेशक के रूप में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो नियुक्तियां भी हुई, जो मुख्य बातें हैं, मैंने उसकी चर्चा की।
एक दूसरे पहलू पे अब आपको लेके चलते हैं। जैसे जी ऐसे अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अकादमिक तौर पर लेकर चलने की कोई ठोस योजना लागू नहीं हुई। विविध भारतीय भाषाओं के विश्वविद्यालय तो बने, पर कोई ऐसा शैक्षणिक परिसर नहीं बना जहां संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं का अध्ययन होता हो। मतलब मैं उस ओर ले जाना चाहता हूँ कि हिंदी और जो अन्य भारतीय भाषाओं से रिलेटेड एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जिसका प्रस्ताव आपकी ओर से बतौर निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान में 2018 में सरकार के पास गया भी था। और अब जब पिछले वर्ष नवंबर में भारतीय भाषा विद्यालय को लेकर एक सकारात्मक पहल हुई है, जब एम गोपाल स्वामी की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है, जो इस दिशा में कार्य योजना तैयार करने के लिए मतलब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य और उसके नियमों के लिए या नियमों में आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो, जैसे ये कई बार निर्मल जी, मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपके ध्यान में ये प्रश्न आया। ये मेरे सपनों का विश्वविद्यालय बनता है। अरुणाचल प्रदेश में रहते हुए मैंने अनुभव किया, आज भी अरुणाचल विश्वविद्यालय में जिस तरह से हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, बहुत कम जगहों पर मनाया जाता है। और हिंदी पखवाड़े के में असमिया, हिंदी और अरुणाचली भाषाओं के कार्यक्रम होते हैं, नृत्य, गीत, नाटक, नाटिका भी होती है। वहां रहते हुए मैंने अनुभव किया कि हिंदी दिवस नहीं है, ये भारतीय भाषाओं का दिवस है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, तब 14 भाषाएं थी, कुछ होड़ में लगी हुई है। हालांकि मैं उसका पक्ष नहीं लेता हूं कि 8वीं अनुसूची में जुड़ने मात्र से कोई भाषा विकसित हो जाएगी। राजस्थान आने के बाद मैंने प्रयास किया, लेकिन भारतीय भाषाओं का विश्वविद्यालय कोई राज्य क्यों प्रारंभ करेगा। केंद्र में भाजपा की सरकार आई और मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान का निदेशक था, और जिस संविधान की धारा का बार बार उल्लेख कर रहे हैं, मैं बार बार संस्थान के संस्थापक मोटूरी सत्यनारायण जी को याद कर रहा हूं, और ये भी कह रहा हूं कि जो संस्थान जो सत्यनारायण जी को सूझा वो हिंदी वालों को नहीं सूझा। तो मुझे लगा कि भारतीय भाषा की सूझ भी क्या दक्षिण भारतीय विद्वान के माध्यम से आएगी, तभी सफल होगी। मैं शायद पूर्वोत्तर में नहीं गया होता तो मेरे मन में भी इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना नहीं आती। लगभग 1800 भाषाएं जीवित रूप में आज भी भारत में प्रचलित हैं, और रोज खबर आती है कि कोई ना कोई भाषा मर रही है। तो अलग अलग विश्वविद्यालय तो हैं, लेकिन जिस सामासिक संस्कृति की हम बात कर रहे हैं भाषा के माध्यम से, तो क्या तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी के अलग अलग विश्वविद्यालय खोल देने से पूरी होगी क्या? कोई अकादमिक स्तर पर ऐसा काम नहीं होना चाहिए क्या कि जहां सभी भारतीय भाषाओं के लोग एक परिसर में एकत्रित होकर के भारतीय भाषाओं के माध्यम से चर्चा करें? तो मैंने एक प्रस्ताव भेजा, बहुत सारे जगहों पर विचार मंथन के पश्चात माननीय सचिव महोदय की उपस्थिति में और अन्य शिक्षाविदों की उपस्थिति में वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गया। उस पर किस तरह की टिप्पणी हुई उसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन फिर वह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में था। फिर मुझे बताया गया कि प्रस्ताव संशोधन के साथ भेजिए। ये 2020 की बात होगी, मुझे ध्यान है मार्च अप्रैल की। क्या संशोधन चाहिए इसकी भी बात आई कि भाषा के साथ साहित्य, संस्कृति, कला, इसको भी जोड़ा जाए और प्राचीन भारतीय भाषाओं की विशेष रूप से चर्चा की जाए। जब हम प्राचीन भारतीय भाषाओं की चर्चा करते हैं तो उसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। यानी इस तरह से
संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभ्रंश। वर्तमान में संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। इसके अलावा बड़ी भाषाएं, राजस्थान की भाषाएं, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, जनजातीय भाषाएं, उन भाषाओं को जोड़ते हुए प्रारंभ में कोई 30-40 और बाद में 100 भाषाओं का एक विभाग बने, और एक परिसर में हम उड़िया भाषा पढ़ रहे हैं तो उड़िया भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और कला से परिचित हो रहे हैं। संपूर्णता में भारतीय विद्यार्थियों के मन में भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारत के गुरुत्व का बोध, जिसको भारत बोध कहते हैं, आज भारतीयता और भारत बोध की चर्चा बहुत हो, तो भारतीयता और भारत बोध की चर्चा में क्या भारतीय भाषाएं नहीं है? और एक परिसर में क्यों नहीं है? ये स्वीकृत हुआ तो पता नहीं कहां से एक प्रसंग जुड़ गया कि CIL मैसूर को उसमें मर्ज किया जाए, या CIL मैसूर को ही भारतीय भाषा विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए। CIL मैसूर जिन उद्देश्यों के लिए बना, केंद्रीय हिंदी संस्थान को मर्ज कर दो, ये कोई तर्क नहीं है। ये अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग स्वीकृत सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से ये संस्थाएं बनी है, और जिन सिद्धांतों के तहत ये संस्थाएं बनी है, क्या उनके लक्ष्य उद्देश्य पूरे हो गए? नहीं हुए, तो उनको विकसित करने की जरूरत है। CIL मैसूर को विकसित करने की जरूरत है। वहां अध्यापक नहीं है तो नियुक्ति करिए, परिसर छोटा है तो परिसर को बड़ा किया जाए, जमीन कम है तो दी जाए, वहां पर संसाधन कम है तो उसको बढ़ाया जाए, न कि भारतीय भाषा विश्वविद्यालय जो प्रस्तावित है उसके एक विभाग के रूप में उसको उसमें प्रवेश दिला दिया जाए, या उसी को विश्वविद्यालय बना दिया जाए। तब हमको इतना विचार करने की, अलग अलग जगहों से होकर गुजरने की मुझे लगता है कि मुझे जरूरत नहीं थी। इतने श्रम के बाद वह बात परिपक्व हुई है, तो भारतीय भाषा विश्वविद्यालय अलग से बनना चाहिए, और जिस तरह से प्रस्ताव गया है उस प्रस्ताव को स्वीकृत करके जो समिति बनी है तदनुरूप बनाना जाना चाहिए। उनको लगता है कि इसमें कुछ जुड़ना चाहिए तो शुरू में कम से कम 500 एकड़ जमीन देकर के शुरुआत करें। भारतीय भाषा के विश्वविद्यालय की बात है, जिन विश्वविद्यालयों को 300, 400, 200 एकड़ जमीन मिली है, हमने देखा कि 25 वर्षों में उसमें जगह ही नहीं बची। भाई, जब 1800 भाषाओं की हम बात कर रहे हैं, उनको जीवनी शक्ति देने की बात कर रहे हैं, उनके माध्यम से सामाजिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसके साथ हम भारत बोध, संस्कृति, कला, इतिहास, संगीत को जोड़ रहे हैं, तो उसका एक बड़ा परिसर होना चाहिए। लगे कि हम भारतीय भाषा, संस्कृति, साहित्य का दिग्दर्शन कर रहे हैं, इस रूप में उसकी निर्मित होनी चाहिए, न कि हम एक छोटे सोच के तहत चलो ये एक संस्था काम कर रही है और उसके ऊपर लिखा है केंद्रीय हिंदी संस्थान, उसके ऊपर लिखा है भारतीय भाषा केंद्र, एक नया बोर्ड लगा दो भारतीय भाषा विश्वविद्यालय, या भारतीय भाषाओं के सपनों को पूरा नहीं करेगा, भारतीय भाषाओं को जीवनी शक्ति नहीं दे सकता। इसलिए एक बड़े परिसर में, और उसको दूर दराज ले जाकर के फेंक देने से भी नहीं बनेगी, जहां पर न रेलगाड़ी जाती हो, न हवाई जहाज पहुंचता हो और न ही सड़कें। उसको दिल्ली के आसपास, उस प्रस्ताव में मैंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली आगरा, दिल्ली जयपुर, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली हरिद्वार, इन सड़कों पर कहीं भी कम से कम 300 एकड़ जमीन देकर के भारतीय भाषा विश्वविद्यालय प्रारंभ किया जाए। और मुझे लगता है कि भारतीय भाषा विश्वविद्यालय प्रारंभ होता है तो सही मामले में भारतीय भाषाओं के लिए उपलब्ध तो होगी। वर्तमान केंद्रीय सरकार की बड़ी उपलब्धि, वह विश्वविद्यालय माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का विश्वविद्यालय होगा। वह विश्वविद्यालय जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसकी मान्यताओं, धारणाओं, स्थापनाओं और क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालित करने के
आधार भूमि प्रदान करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वित होगी तो उसके लिए भारतीय भाषाओं की समृद्धि आवश्यक है। मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। उस समय भारत के राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा एक केंद्र होना चाहिए। कुछ समय तक मैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का भी अध्यक्ष था। 93 विषयों का 93 विषयों का कोष वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने बनाया है। ये अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान पढ़ने वाले और उसके माध्यम से नौकरी करने वाले लोग कहते हैं कि शब्दों का अभाव है, इसलिए विज्ञान गणित की पढ़ाई उच्च शिक्षा में नहीं होती। प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ हिंदी भाषी हिंदी माध्यम से 10वीं 12वीं की परीक्षा देते हैं। हिंदी माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगभग 65 लाख, 40 लाख के आसपास बिहार में, 35 लाख राजस्थान में हिंदी माध्यम से परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। क्या उनको कभी शब्दावली का भाव खटकता है? मैंने 12वीं तक विज्ञान से पास किया। किसी भी कक्षा में शिक्षक को बोलने के लिए अंग्रेजी की शब्दावली रख देते थे समानांतर। एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वेलोसिटी है, और लेकिन हिंदी के शब्द थे। हिंदी शब्दों का प्रयोग करके सब लोग प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण किए, देश भर में इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बने। और केवल हिंदी से नहीं, मलयालम और तमिल से पढ़कर के भी देश ने बड़े वैज्ञानिक दिए। इसरो के अध्यक्ष जी की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई होगी? ऐसे ही मैं नाम लेना नहीं चाहता, देश भर के विश्वविद्यालयों में जो आज एमएससी और पीएचडी करा रहे हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? क्या अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान पढ़ने वाले उनसे ज्यादा तेजस्वी हैं? आजादी के बाद भारत के सभी मेडिकल कॉलेजेस में अंग्रेजी माध्यम से ही तो पढ़ाया है। तो हम कितनी दवाइयां विकसित कर सके। कॉलेज भी लगे हुए हैं, साथ में चिकित्सालय भी है। हमने पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ा दिया अंग्रेजी माध्यम से। हम जो प्रचलित ऐप का उपयोग कर रहे हैं उनमें से कितने हमारे हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ। तो सवाल ये है कि क्या आविष्कार कर भी लिया तो क्या हिंदी माध्यम से पढ़ के नहीं कर सकते थे? जब संस्कृत माध्यम से पढ़ाई हो रही थी तो क्या इस देश ने आर्यभट्ट नहीं दिया, बारहमीर, चरक और सुश्रुत नहीं दिया? तसमिया, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी, गुजराती माध्यम से पढ़कर भी हम बड़े वैज्ञानिक दे सकते हैं, बड़े चिकित्सक दे सकते हैं। और ये प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण प्रारंभ हुई है। देश की कोई 7 भाषाओं ने इसे स्वीकार भी किया है कि हम तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्रबंधन की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से देंगे। तो ये विश्वविद्यालय होगा तो वहां पर चर्चा होगी, कई भाषाओं के कोष की निर्मित, लोक साहित्य की निर्मित। अब मुझे संदेह है कि कई भाषाओं में ऐसे अतिवादी लोग हैं कि जो उस विश्वविद्यालय को भी और वहां की कार्यालयीय टिप्पणियों को भी अंग्रेजी में लिखने के लिए बाध्य करेंगे। जैसे साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी में बैठे हुए बहुत से लोग कहते हैं कहीं हिंदी में मत बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए। अरे तमिल में बोलने के लिए कहिए, बांग्ला में बोलने के लिए कहिए। जरूरत हो तो साहित्य अकादमी 8-10 अनुवादकों की नियुक्ति कर ले, क्या दिक्कत है? 140 करोड़ के देश में 10-20 हजार अनुवादक नियुक्त हो जाते हैं तो कोई अकाल नहीं पड़ जाएगा। क्यों हम भारतीय भाषाओं में बात न करें? भारतीय विश्वविद्यालय और हिंदी भाषी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हिंदी में क्यों नहीं चले? कभी हमको गौ वर्ग के क्षेत्र में पत्र भेजना हो तो निश्चित रूप से अंग्रेजी या उनकी भाषा में भेजना चाहिए। हम किसी भी भाषा भाषी को असुविधा में नहीं डालना चाहते, लेकिन
वो अपनी भाषा के प्रति संजीदा हो, उसको जीवित रहने के लिए तर्क दे, न कि हम पलायित कर जाएं कि हिंदी में विधि की पुस्तकें नहीं है तो कैसे लॉ की पढ़ाई होगी, असमिया में नहीं है तो कैसे पढ़ाई होगी। तो हम अपनी भाषाओं को अपनी मौत मरने की छूट दे देंगे, जबकि भारतीयों ने द्रौपदी की चीर की तरह दांत से अपनी भाषाओं को पकड़ करके 21वीं शताब्दी में भी रखा। ऐसा नहीं किया होता तो आज अरुणाचल में 56 भाषाएं 15 लाख की आबादी में कैसे जीवित होती। सिक्किम में 1 दर्जन भाषाएं 6 लाख की आबादी में कैसे जीवित होती। आज 21वीं शताब्दी में समृद्ध सरकार, मजबूत सरकार, राष्ट्रीय सरकार, भारत विद और भारतीयता से युक्त सरकार से अपेक्षा है कि एक बड़ा भारतीय भाषाओं का विश्वविद्यालय ठीक स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र निर्मित हो। तो मुझे लगता है कि 2 बार जो हमने प्रस्ताव बना करके भेजा है, आप परिवर्तन कर सकते हैं, कोई मैंने उसमें बाध्यता तो रखी नहीं है, और मैंने बाध्यता रख दी तो कौन सी सरकार या वहां बैठे हुए लोग मानने वाले हैं। लेकिन एक शुरुआत मैंने भारतीय भाषा के विश्वविद्यालय को निर्मित करने की है, और मुझे 100% विश्वास है। उस विश्वास के आधार अलग है, वो मत पूछिएगा। मुझे 100% भरोसा है कि वह प्रस्ताव फलीभूत होगा और इसी सरकार में भारतीय भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। उचित है। जैसे आपने बताया कि नवोन्मेष के लिए भारतीय भाषाओं पे हमारी जो निर्भरता है उसको इंग्लिश के बरक्स खड़ा करने की जरूरत है, और इससे हम लगता है कि ज्यादा मतलब नया या नवोन्मेषी काम कर सकते हैं। तो अब भारतीय भाषा से हम हिंदी पे आते हैं। बहुत संक्षेप में इस पर टिप्पणी चाहेंगे आपसे कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें हिंदी की जो भूमिका है या हिंदी को पढ़ाए जाने के या पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की जो बात थी, उसका विरोध, मतलब अनिवार्यतः उसको हिंदी पढ़ने के लिए कहा जा रहा है या उसको थोपा जा रहा है, इस तरह के आरोप लगा के और धीरे धीरे मतलब शनय शनय मतलब 37-38 से लेके 63-67 का जो आंदोलन था, और उसके बाद से 86 की मतलब 68 की जो इंदिरा गांधी के दौर में जो नीति थी, फिर 86 की नीति आई, उसके बाद 20 में उसको त्रिभाषा से एक तरह से हिंदी को बाहर कर दिया गया। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे हिंदी भाषा को लेके? की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी के लिए कोई दबाव नहीं बनाया गया, भारतीय भाषाओं की बात की गई है। हिंदी आज संपूर्ण भारतवर्ष में स्वीकृत है। तमिलनाडु के तमाम विश्वविद्यालयों में, 4-5 विश्वविद्यालयों में तो बहुत मजबूत हिंदी विभाग है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा महात्मा गांधी जी के समय से काम कर रही है, और किसी भी हिंदी वाले ने, हिंदी वाला कौन है? आप हिंदी वाले हैं क्या? मैं हिंदी वाला नहीं हूं, मैं भोजपुरी वाला हूं। कोई ब्रजभाषा वाला होगा, कोई मगही और मैथिली वाला होगा, कोई मेवाड़ी मेवाती बुंदेली वाला होगा। हिंदी वाला कोई नहीं होता इस देश में। इन बोलियों के लोगों ने भी हिंदी को स्वीकार किया है। कई बार लोगों को लगता है कि ये हिंदी वाला है, जी नहीं, ये भोजपुरी वाला। ये भ्रम नहीं रखने की जरूरत है। इसलिए कोई हिंदी भाषी किसी पर हिंदी नहीं थोप रहा है। हिंदी महात्मा गांधी जी चाहते थे, जिसको बाद में हिंदुस्तानी कहते थे। हिंदी कभी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी चाहते थे। जमुनालाल बजाज और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आज के दक्षिण भारत के 5 प्रांतों की महीने भर तक यात्रा करके हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को एक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। मालवीय जी अस्वस्थता के कारण या व्यस्तता कारण नहीं पहुंच पाए, तो गांधी जी गए थे। और हिंदी भाषियों ने, मैंने बताया कि केंद्रीय हिंदी संस्थान
हिंदी भाषी के मस्तिष्क की उपज है। गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से हिंदी की बात आ रही थी। हिंदी भाषियों में हिंदी के पुराने समर्थकों में पंडित मदन मोहन मालवीय जी कचहरियों के लिए हिंदी के लिए संघर्ष किए, लेकिन वह संघर्ष भी भूदेव मुखोपाध्याय जो बंगाली थे, पटना उच्च न्यायालय से प्रारंभ किए। मालवीय जी की सक्रियता के कारण देवनागरी लिपि स्वीकृत हुई, ये विषय अलग है। यह हिंदी भाषियों की आवाज थी कि अंग्रेजी के समानांतर हिंदी खड़ी हो सकती है। मैं 2 संस्मरण महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ छोटा छोटा सुनाऊंगा। गांधी जी काशी आए, ये 32 के आसपास का समय है। तो विद्यार्थियों ने पूछा कि बापू हमको 8-10 किताबें बताइए, भारत को जानने के लिए भारत के विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा श्रीमद् भगवत गीता और तुलसीदास के रामचरितमानस। किसी विद्यार्थी ने पूछा कि अन्य पुस्तकें कुछ और बता दीजिए, तो गांधी जी ने कहा कि 2 बहुत है। तो रामचरितमानस का प्रचार कौन कर रहा था? कभी किसी ने कहा कि आप हिंदी के पक्ष में इतना क्यों बोलते हैं? गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदी नहीं पढ़ा होता तो रामचरितमानस कैसे पढ़ता और राम राज्य की धारणा मेरे मन में कैसे आती। बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्धा आश्रम के गुजराती माध्यम के विद्यालय में जब गांधी जी वहां होते थे तो हिंदी की कक्षा लेते थे। अब गांधी जी पर किसने दबाव बनाया कि आप कक्षा में जाइए और हिंदी पढ़ाइए? ये गुजराती भाषी गांधी जी की राष्ट्रीय सोच थी कि गुजराती विद्यालय में, आश्रम के विद्यालय में हिंदी की कक्षा ले रहे थे और हिंदी में भी रामचरितमानस पढ़ाते थे। इसलिए कोई भी हिंदी भाषी किसी भी हिंदीतर भाषी पर कभी हिंदी नहीं थोपा और किसी भी हिंदी भाषी जो प्रदेश कहते हैं उसमें किसी की भी भाषा आज की खड़ी बोली हिंदी नहीं है। आज हो गई है, क्योंकि आज हम खड़ी बोली का घर परिवार लेखन में निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। उनके घर की भाषाएं, उनकी गांव की भाषा, उनकी खानदानी पुश्तैनी भाषा आज भी ज्यों की त्यों जिंदा है। और मैंने प्रारंभ में ही कहा कि उन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। प्रयास करने वालों का विरोध करता हूँ कि हिंदी की मजबूती के लिए काम करिए। तो ये भोजपुरी, मगही, अब तो मैथिली 8वीं अनुसूची में आ गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तमाम बोलियां जीवित रहेगी। और जैसे ही आप अपनी बोलियों की लड़ाई तेज करेंगे तो आप अपने बोलियों की स्थापना नहीं कर रहे होते हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी का समर्थन कर रहे होते हैं। बहुत सी बोलियां 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई, लेकिन 10वीं तक के विज्ञान की पुस्तकें वे आज तक बना नहीं पाए। कॉलेज और विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाएंगे? इसलिए अंग्रेजी के समानांतर ये हिंदी खड़ी हो सकती है। ये ठीक है। बात मालवीय जी को मालूम थी, गांधी जी को मालूम थी, राजर्षि टंडन को मालूम थी और अन्य भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों को मालूम थी। इसलिए जी हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं का स्वाभाविक संपर्क और संबंध बने, इसके लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं अकादमिक स्तर पर, निर्माण के धरातल पर और विश्वविद्यालय धरातल पर, वो सब कुछ व्यक्तिगत तौर पर और सरकार के तौर पर किया जाना चाहिए। ठीक है। अब सर, जो हम लोगों को समय मिला है उस हिसाब से हम लोग लगता है एक्सीड कर गए हैं, तो अब मैं इसको यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। अभी जो दैनिक जागरण के पाठक और दर्शक उन लोगों ने प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी से हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ उसके साहचर्य पे
बातचीत सुनी, जिसमें उन्होंने विस्तार से हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं के साथ संबंध के साथ साथ भारतीय भाषा और संस्कृति को संजोए रखने में संत साहित्य का जो योगदान है, केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक के तौर पे अपने जो कार्य और उपलब्धियों पर उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही भारतीय भाषा विश्वविद्यालय के साथ जो स्थापना हो रही है या उसके लिए जो समिति बनी है उसके लिए कुछ सुझाव दिए, और नई शिक्षा नीति में जो हिंदी की भूमिका है, जैसे उदार मना हो के हिंदी को बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, उसकी बात इन्होंने रखी। प्रोफेसर पांडे से बातचीत करके हमें लगा हिंदी के जो सर्वसमावेशी, सर्वज्ञा है और ग्राह्य और भाषा धर्म संस्कृति की बहुआयामी और समृद्ध भारतीय हिंदी परंपरा के बारे में इनसे इतना हमने जाना सुना कि हम कह सकते हैं कि है दम, हज हिंदी है हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पांडे आज के व्याख्यान के लिए। जी, आपने बहुत तैयारी के साथ प्रश्न पूछा और मुझे लगता है कि जो बातें हुई हैं ये फलित होती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं के माध्यम से यह देश समृद्ध होगा और सही मायने में भारतीयता और भारत मुक्त बोध हम भावी पीढ़ी के मन के भीतर जागृत कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। दैनिक जागरण को बहुत बहुत साधुवाद। दैनिक जागरण के जो पाठक और दर्शक हैं वो इसी तरह हिंदी उत्सव के कार्यक्रमों से जुड़े रहें और सुनते रहें रोज हिंदी में, हिंदी को लेकर, हिंदी वालों से शिक्षा, संस्कृति, भाषा, विज्ञान और फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके लोगों से हिंदी है हम की बातचीत। खूब बोले हिंदी, बोले बतियाएं, पर्व मनाएं। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार जी, धन्यवाद।